हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एसएसटी और ईवीएस का रिवीजन सीरीज़ हम कर रहे हैं। तो जिसमें मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में करेंगे। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट करके अपने थॉट्स ज़रूर बताना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि टेम्पल्स यहाँ तक हमने कर लिया था कि जो लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज में जो इंडिया है वो 7th नंबर पे आएगा। यहाँ से हमें कंटिन्यू करना था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज़रूर देखना। पार्ट 1 बहुत हेल्पफुल लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ जो चीज़ें हैं। ऑल्सो आपको पता होगा कि ये जो सीरीज़ अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मिक्स ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कि आपको ज़ीरो से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ये इसमें आपको सारे मिक्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। कहीं से भी कोई भी रैंडम क्वेश्चन होगा जो कि आपको हर एरिया से रिवीजन होगा, रेदर देन कि एकदम शुरुआत से शुरू करो, सीक्वेंस में चलो। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, वो भी स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के कर रहे हो, डी ट्रिपल एस बी, एस एस टी में या जीके में, ईवीएस में, ये सब जगह आपको काम आने वाला है। ठीक है, ओके। सो रैंडम क्वेश्चन है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो पहला जो हमारा, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं कि टेम्पल प्लेस कहाँ है और वो किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो जो पहला टेम्पल है खजुराहो। खजुराहो टेम्पल जो है चंदेलास डायनेस्टी ने बनाया था। सीटेट में भी ये बहुत यूज़फुल होता है। तो ये जो क्वेश्चन है टेम्पल वाला, ये सीटेट, यूपी टेट, जितने भी टेट एग्जाम है ज़्यादा यूज़फुल उसमें होता है, बट अदर एग्जाम्स में भी आपको काम आएगा। खजुराहो टेम्पल चंदेलास डायनेस्टी में। अहियोले, अहिहोल अहिहोल टेम्पल जो है चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है। कांचीपुरम टेम्पल पल्लवास डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है। महाबलीपुरम टेम्पल जो है ये भी पल्लवास डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है। गंगाई कोंदा टेम्पल चोला डायनेस्टी के द्वारा, या फिर चोलापुरम टेम्पल भी बोलते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल चोला डायनेस्टी के द्वारा, और ये राजस्थान, सॉरी, ये राजा राजेश्वरा टेम्पल भी इनको उसको बोलते हैं। अब देखो, ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने लास्ट वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, है ना, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स वाला। और उसी के से रिलेटेड जो है कि एपीहीलियन क्या होता है और पेरीहीलियन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और ईजी टू अंडरस्टैंड भी है और रिपीट भी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एपीहीलियन मतलब जो अर्थ जो है वो फेज, जब अर्थ जो है सन से सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है, उस पोजीशन को, एट द पोजीशन, इज कॉल्ड एपीहीलियन। ठीक है, एपीहीलियन में जब अर्थ जो है सबसे फारदेस्ट होगा सन से, उस पोजीशन को, उस केस को हम एपीहीलियन बोलेंगे। और ये कब देखने को हमें मिलेगा? 4 जुलाई को ऑफ द ईयर, है ना, यानी कि 4 जुलाई को एपीहीलियन देखने को मिलेगा। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो 4 जुलाई को अर्थ जो है सबसे ज़्यादा दूर रहेगा, फारदेस्ट रहेगा सन से। कब? 4 जुलाई को। पेरीहीलियन, पेरीहीलियन होता है, एक एपीहीलियन होता है। वैसे ही दो चीज़ें और होती है, पेरीजी और अपोजी, है ना, तो वो भी मैं बताऊंगी। देखो, पेरीहीलियन, देखो ये एक तरीका है। पी से क्या होता है? पास होता है ना, यानी कि पेरीहीलियन में केस में कि अर्थ जो है सबसे पास होता है सन के। अगर आपको एपीहीलियन याद नहीं है तो आप याद करो दूसरा क्या था, पेरीहीलियन। पी से पेरीहीलियन, पी से पास, यानी कि पेरीहीलियन के केस में अर्थ सबसे क्लोजेस्ट रहता है। तो उस केस को हम पेरीहीलियन बोलते हैं। और ये आपको 4 जनवरी या 3 जनवरी को देखने को मिलेगा पेरीहीलियन। तो अगर आपको पेरीहीलियन याद हो गया, पी से पास, पी से पेरीहीलियन, यानी कि जब अर्थ सबसे पास होगा सन के, तो आप एपीहीलियन उसका उल्टा याद कर लोगे, है ना। वैसे ही अब आता है हमारा पेरीजी। पेरीजी, पेरीजी अगेन पी से पास। तो यहाँ यहाँ पे भी मिनिमम डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ और सन के बजाय अर्थ और मून होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेरीजी के लिए आप क्या बोलोगे कि अर्थ एंड मून के बीच में जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है, जो वो दिन जब अर्थ मून के सबसे पास होता है, उसको हम पेरीजी बोलते हैं। और ये जो है आपको ब्राइटेस्ट ऑन फुल मून दिखेगा, जबकि एपोजी क्या होता है? ये मून से दूर होता है। ठीक है, अब आ जाओ, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइज़र कौन थे। ये बहुत ही इजी है। अब आप, अगर आप इससे पहले भी एग्जाम्स दे चुके हो, सीटेट वगैरह, या एचटेट दोगे इस बार। एचटेट भी है जो अभी आ रहा है ना, एग्ज़ाम है। और यूपी टेट वगैरह भी है। तो अगर आपने इससे पहले भी एग्ज़ाम दिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए मतलब आप फैमिलियर होगे, आपको पता होगा। हाउएवर
नहीं पता तो रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है ही, और नहीं भी पता तो फिर आपको अभी पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर कई एग्जाम्स में देखा जाएगा जो ईजी लेवल के होते हैं, स्पेशली कि इनफैक्ट DSSB जैसे एग्जाम्स में भी आपको कहीं ना कहीं एक PYQ में कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। ठीक है, एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली BN राव। ठीक है, और इस वीडियो के इंपॉर्टेंस वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो MCQs PYQs अटेम्प्ट करते हैं, किसी भी से MCQs वगैरह क्विज़ वगैरह अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें रैंडम क्वेश्चन ही तो आता है ना। उसमें ऐसा तो नहीं होता है कि सीरीज़ वाइज पहले ज्योग्राफी से क्वेश्चन देंगे, पहले सिविक्स से देन देंगे, तो एक सीक्वेंस में तो चैप्टर वाइज भी नहीं देते हैं, है ना। एग्जाम में कैसा होता है, कोई भी रैंडम कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे हिस्ट्री से पहले दिया या फिर बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री बोल रही हूँ, फिजिक्स बोल रही हूँ, सॉरी, ज्योग्राफी वगैरह से, है ना। तो इसीलिए तो उस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा बेटर तरीका है करने का, और हर जगह आजकल यही हो रहा है ना। लेकिन इसमें ये जो बेनिफिट है इस वीडियो का, ये है कि ये आपको स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया, ये मेरे द्वारा बनाया गया है, मैंने अपनी प्रिपरेशन करते वक्त बनाया है, तो ये आपको स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो हैंड रिटन होंगे, हाईलाइटेड है, तो आपको पता होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो एडवाइज़र कौन है, BN राव है। इनका पूरा नाम ना अक्सर हमें नहीं पता होता, बस हम BN राव रट लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइज़र मान लो BN राव ही है, लेकिन हमने तो BN राव याद किया था। अगर ऑप्शंस में BN राव ना दे करके इस बार फुल फॉर्म दे दिया तो, है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बेनेगल नरसिम्हा राव। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लासिकल डांस स्टाइल। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखना। क्लासिकल डांस स्टाइल कम से कम बहुत सारे हैं, बट एटलीस्ट इतना तो मिनिमम याद होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये देखो, भरतनाट्यम कहाँ का है, कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु का। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम केरला का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक यूपी का, कथकली केरला का, उड़ीसी उड़ीसा का, सत्रिया असम का, मणिपुरी डांस मणिपुर का, है ना। तो ये इसमें उड़ीसी और मणिपुरी में दिक्कत नहीं होता है। जो दिक्कत होता है ना सबसे ज़्यादा, वो देखो सबसे ज़्यादा जो होता है, वो क्वेश्चन भी इसलिए आता है कथक और कथकली में, है ना। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं और गलत टिक मार्क कर देते हैं, इस कंफ्यूजन की वजह से ही, भले ही पढ़ा होता है हमने, ये मेरे साथ भी बहुत होता है। तो देखो, केरला जो है वहाँ पर कथक ज़्यादा, हम मतलब अगर हमने पहले ये सब पढ़ाई नहीं की थी, तो एक क्या इमेज बनता है कि केरला कथक वगैरह जो डांस है वो केरला साउथ इंडियन में ही फेमस है ना। तो आप ऐसे याद कर लो कि कथक जो है मेजरली तो केरला का है या साउथ इंडियन में ज़्यादा है, तो कथक कली में 2 के आता है, इसलिए ये केरला का होगा। ठीक है, कथक कली में 2 के आता है, इसलिए जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो केरला को दी जानी चाहिए। ऐसा करके याद कर लो, सिर्फ याद करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं बता रही हूँ, जो है सिर्फ याद करने के लिए, ऐसा रियल में कुछ भी नहीं है। और कथक तो फिर यूपी का होगा। ठीक है, क्योंकि कथक कली में 2 के आता है, तो इसलिए ये केरला का ही होगा। समझ गया, ऐसा करके कुछ याद कर सकते हो। मैंने इस तरह से किया था, बाकी आप और कुछ है तो वो अपना लो। तो ये बट आपको याद होना चाहिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके आपको ट्रिक के वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, है ना, तो आप वो देख लो। बट आपको इतना पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट है, तो कौन कौन से स्टेट का क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये भी एक अनदर, क्योंकि देखो यार, इस सब में ऐसा कोई भी मैं फालतू का सवाल नहीं लाऊंगी, है ना। ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो भी बता रही हूँ, है ना। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो थोड़ा सा प्यार वीडियो को ज़रूर दिखाना, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ ऐसे ही और पार्ट्स लाने के लिए, क्योंकि ये पूरी डायरी है, तो एक ही पार्ट में होना मुश्किल है ना। बहुत सारे इसके पार्ट्स में बनेंगे। चलो, लॉन्गेस्ट रिवर जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और मैं तैयारी करते करते अलग अलग टेट्स का सी-टेट दे दिया, एच-टेट दे दिया, और इस बार मैं भी यूपी-टेट दूंगी। तो इतना तो अब आइडिया हो ही गया है कि ये देखो, ये ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ऐसी कौन सी रिवर है जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। ऐसे तो बहुत सारी रिवर है, कुछ रिवर है उसका ट्रिक भी है जो मैंने सीखा है कहीं से, तो वो मैं बताऊंगी। बट अभी क्या पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट रिवर जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो वो है हमारा नर्मदा रिवर। अच्छा, एक और, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, नर्मदा रिवर हो गया, ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, और ये एस्चुरीज फॉर्म करती है, डेल्टा नहीं। अब देखो, मैं उन सभी नदी के नाम बताने वाली हूँ अब आपको। ठीक है, उन सभी नदी के नाम बताने वाली हूँ जो ईस्ट टू वेस्ट फॉर्म करते हैं, मतलब ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं। ईस्ट टू, अच्छा पूरा ऐसे क्या लिखना, ईस्ट टू वेस्ट
ओहो सॉरी, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं उन रिवर्स के नाम, ठीक है। और तरीका भी बताऊंगी, अगेन मेरा तरीका नहीं है, तो तरीका है जो इसका ट्रिक है वो है समानता, स मा न ता, ठीक है, समानता। तो आपका स से हो गया साबरमती, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो आपको पता होना चाहिए, जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है ना। म से हो गया माही नदी, माही रिवर। न से हो गया नर्मदा, जो कि हमने पढ़ा ही, जो लॉन्गेस्ट है उनमें से जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं। और त से हो गया तापी। तो समानता ये ट्रिक है, ये आप इससे याद कर सकते हो। ऑल्सो एक और जो तरीका मैं बता रही हूँ, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ, वो ये है कि जैसे ये इंडिया का इमेज है ना, आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अरेबियन सी और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, है कि नहीं है? बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि इस तरफ जो है अरेबियन सी की तरफ हमेशा एस्चुरीज फॉर्म होंगे, ठीक है। और इस तरफ जो बे ऑफ बंगाल है, इस तरफ डेल्टा फॉर्म होगा हमेशा। को जो भी रिवर अगर बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएगी, बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करेगी, तो वो हमेशा डेल्टा ही फॉर्म करेगी। और जो भी रिवर इस तरफ वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी, वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी यानी अरेबियन सी में जाएगी, वो सारी नदी जो है वो एस्चुरीज फॉर्म करेगी, ठीक है। तो अब आपको इतना पता चल गया कि ये जितने भी रिवर्स हमने अभी पढ़े हैं समानता में, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये सब क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, अरेबियन सी में जाते हैं, तो ये एस्चुरीज फॉर्म करते हैं, ना कि डेल्टा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कोई भी रिवर जो अरेबियन सी में जा रहे हैं वो एस्चुरीज फॉर्म करेंगे, और जो बे ऑफ बंगाल में जा रहे हैं वो डेल्टा फॉर्म करेंगे। समझ में आ गया? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, नर्मदा रिवर एस्चुरीज फॉर्म करते हैं, डेल्टा नहीं करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली मिक्स विद अरेबियन सी, है ना। और कुछ रिवर्स जो है मैंने बता दिया, तापी, माही, साबरमती, है ना। तो ये 4 तरीका के लिए मैंने ट्रिक बताया, समानता, ठीक है। ये मैं अभी जो क्लासेस ले रही हूँ उसमें मैंने सीखा है, तो जो भी मैं सीख रही हूँ वो आपको भी शेयर करूँगी, क्योंकि देखो इससे मेरा भी रिवीजन हो रहा है और आपको भी हेल्प मिलेंगी, जो बच्चे बैच नहीं ले पाते स्पेशली उनके लिए। ओके, अब हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये एक है कि क्या बोल रहा है कि जो सिला पड़ी करम बुक है, ये किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा है? देखो जो बुक है सिला पड़ी करम बुक, ये इलांगो के द्वारा कंपोज किया गया है, तमिल लैंग्वेजेस में 1800 ईयर्स एगो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो कुछ और मैंने लिख दिए हैं कि कौन सी बुक है, उनके ऑथर्स, बट आई डोंट थिंक सो इतना इंपॉर्टेंट होगा। मैंने ऐसे क्वेश्चंस अभी नहीं देखे हैं, बट येस पढ़ना चाहिए, लिखा है तो पढ़ लेते हैं। राज तरंगिनी बुक, एक ना आपको लिस्ट भी मिल जाएगा, यहाँ पर नहीं, आप अलग से सर्च करोगे तो मिल जाएगा, तो वो लिस्ट में देख लेना। राज तरंगिनी बुक कल्हाना ने लिखा है। बुद्ध चरिता अश्वघोष जी ने लिखा है। और ऐहोल प्रशस्ति रवि कृति ने। इंडिका मेगास्थनीज ने, ये एक मैंने देखा है इंडिका वाला क्वेश्चन, कहीं तो देखा है, DSSB की तैयारी करते टाइम आई गेस। मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र कौटिल्य, ठीक है। यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैप, तो क्या है ये? शायद ये ओके मैप से रिलेटेड है। मैप का यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या है? कन्वेंशनल सिंबल्स के थ्रू हम बयां करते हैं, लाइक यूज़ ऑफ कलर्स का यूज़ करना, ठीक है। अब जैसे ब्लू सिंबल है तो ब्लू से हम वाटर बॉडीज रिप्रेजेंट हो रहा है, ब्राउन से माउंटेन रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। येलो से प्लेट्यू रिप्रेजेंट होगा और ग्रीन से प्लेन्स के लिए, ठीक है। अब सोलर सिस्टम पे आ जाते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं? जो हमारे जो, एक मिनट, मुझे ना यही कलर पसंद है। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं? जो सन हो गया, मून हो गया, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अंधेरे में जो नाइट के स्काई में शाइन करते हैं, वो सभी जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ में आते हैं। सन, मून और जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइन करते हैं नाइट स्काई में। सेलेस्टियल बॉडीज़ 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा स्टार, एक होता है हमारा प्लैनेट, ठीक है। एक होता है स्टार, एक होता है प्लैनेट, ठीक है। स्टार जो है वो बड़े भी होते हैं और वो हॉट भी होते हैं, ठीक है।
बिग एंड हॉट। एंड स्टार्स की क्या खूबियाँ हैं कि इनकी हीट और लाइट खुद की होती है, ठीक है। एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है, स्पेशली उन बच्चों को जो पहली बार अपना टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, लाइक सीटेट एंड ऑल, सीटेट है ना, तो कि सन एक स्टार है। सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, क्योंकि ये बड़ा होता है, हॉट होता है, खुद की हीट और लाइट इसकी होती है, तो ये जो है हमारा सन भी स्टार होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा जो सेलेस्टियल बॉडी है वो है प्लैनेट। प्लैनेट के पास खुद का हीट और लाइट नहीं होता है, और ये स्टार्स की वजह से लाइट अप होता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ इज़ अ प्लैनेट, है ना। कोस्मोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कोस्मोलॉजी बोलते हैं। कोस्मोनॉट क्या होता है? पर्सन जो यूनिवर्स के बारे में स्टडी कर रहा होता है। गैलेक्सी मतलब एक सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। मिल्की वेव कौन है इंडिया का? तो वो है आकाशगंगा। गैलेक्सी ऑफ अर्थ अगर हमसे पूछ लिए तो गैलेक्सी ऑफ अर्थ क्या है, कौन है? मिल्की वे, आकाशगंगा, ठीक है। अब देखो स्टार के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर, कि जो स्टार है वो सन के सबसे नियरेस्ट है। ऐसा कौन सा स्टार है जो सन के, सॉरी स्टार नहीं, अर्थ स्टार थोड़ी है, वो तो प्लैनेट है। तो मतलब किस अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन, है ना। और अगर हमसे पूछ ले, अगर क्वेश्चन ने ऐसा पूछ लिया, अर्थ के सब पूछ लिया कि अर्थ के सबसे नज़दीकी स्टार कौन सा है सन को छोड़ करके, सन को छोड़ करके, तो वो आपका ये दोनों स्टार है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सेंटोरी, ठीक है, और अल्फा सेंटोरी ए एंड बी। ओके, अब हमसे पूछ लिया जाए ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, तो उसको हम डॉग स्टार बोलते हैं, सीरियस ए, ठीक है, सीरियस ए भी बोलते हैं, और इसको हम डॉग स्टार भी बोलते हैं। जो स्टार का कलर है वो उसके टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, मतलब स्टार का कलर जो है वो उसके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपको ब्लू कलर दिख रहा है यानी कि टेम्परेचर उसका सबसे ज़्यादा है, सबसे हॉट है, ठीक है। अगर वाइट होगा तो जैसे से फिर हल्का होते जाएगा, तो जैसे ब्लू है तो हॉटेस्ट टेम्परेचर है ना वो उसका स्टार का। वाइट होगा तो कम होते जाएगा, फिर येलो भी होता है, ऑरेंज भी होता है, और वैसे जैसे जैसे ये इधर की तरफ जा रहा है तो टेम्परेचर लो होते जाएगा, ठीक है। येलो से फिर ऑरेंज हो गया, फिर जो रेड है तो वो सबसे इसका लोएस्ट टेम्परेचर होगा। कॉन्स्टलेशन के बारे में अब देखते हैं, नक्षत्र मंडल जिसको हम बोलते हैं। कॉन्स्टलेशन मतलब कि एक सर्टेन पैटर्न जो कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स के थ्रू फॉर्म होता है ना। जैसे कि आप कभी कभी छत पे जाते हो रात में, या कहीं कैंप में रात में देखते हो आसमान के नीचे बैठते हो, तो देखते हो कि आप कुछ ना कुछ जो है आपको पैटर्न बनते हुए दिखेगा, है ना, कई स्टार्स के थ्रू। आप उसको जिस नज़र से देखोगे वो आपको वो दिखने लगेगा, है ना। किसी का फेस दिख सकता है, हाथी दिख सकता है, फूल दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है। तो ये जो पैटर्न है जो कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार की वजह से फॉर्म होता है उसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं। सप्तऋषि क्या है हमारा? सप्तऋषि इज वन ऑफ द कॉन्स्टलेशन जो कि ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स से बनता है। सप्त मतलब 7, तो ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स होता है। सप्तऋषि उर्सा मेजर और बिग बियर कॉन्स्टलेशन का भी पार्ट है। अब नॉर्थ स्टार के बारे में देखते हैं। नॉर्थ स्टार के क्या है? इसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। ध्रुव तारा जिसको आपने सुना होगा, पोल स्टार सुना होगा, तो इसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। ये हमेशा जो है नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, मतलब आपने जिस तरफ देख लिया पोल स्टार है तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये हमेशा ही सेम पोजिशन में रहता है, इसीलिए ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है, हमेशा सेम पोजिशन में रहेगा। तो देखो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है, 7 स्टार्स है, तो इसको ही हम बोलते हैं सप्त ऋषि, सप्त ऋषि बोलते हैं। ये देखो मैंने बनाया भी है, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली गई है, ये तो ये हमेशा ही पोल स्टार रहेगा, ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाएगा। लाइट ईयर, लाइट ईयर बेसिकली यूज टू मेजर लार्ज स्टेलर एंड एक्स्ट्रा गैलेक्टिक डिस्टेंस। 1 लाइट ईयर में देख सकते हो ये इसका जो भी है डिस्टेंस है बेसिकली, आई गेस कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है, या फिर 946 इंटू 10⁻13 आप लिख सकते हो, 1 लाइट ईयर की वैल्यू है। अच्छा, अब अपार्ट फ्रॉम 8 प्लैनेट्स देयर आर ऑल्सो 5 डॉर्फ प्लैनेट्स, मतलब कि जो नाटे होते हैं, ठीक है, नाटे प्लैनेट्स भी होते हैं, कुछ डॉर्फ प्लैनेट्स होते हैं, 5 है। पहला प्लूटो, आपको पता होगा प्लूटो भी पहले सोलर सिस्टम का पार्ट था, बट अब उसको हटा दिया गया था, है ना। कौन से एरिया में हटाया गया था ये आप पता करके बताना मुझे एक बार कमेंट में। और बाकी तो ये एक डॉर्फ प्लैनेट है। सेरस डॉर्फ प्लैनेट है, ईरिस है, मेक और होमी, ये पाँचों जो है डॉर्फ प्लैनेट्स हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जो ज़्यादातर चीज़ें हैं ना, यहाँ पर अब हम एक एक प्लैनेट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, देख रहे हो, एक एक प्लैनेट के बारे में।
जितने भी हमने 8 प्लैनेट्स हैं ना, सब के बारे में हम थोड़े-थोड़े जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब बात करेंगे, ठीक है? सन की बात कर लेते हैं। सन हमारा जो है हेड ऑफ़ द सोलर फैमिली है, क्योंकि ये सेंटर में रहता है। ये एक ह्यूज स्टार है, जैसे कि हमने देखा, ठीक है? उसका जो पुलिंग फ़ोर्स है, वो ही सोलर सिस्टम को कहीं न कहीं बाइंड करके रखता है, बाँध करके रखता है। और अर्थ से सन की ग्रेविटी 28 टाइम्स है अर्थ से, यानी ग्रेविटी इज़ 28 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, ठीक है? ये न्यूक्लियर फिजन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और फ्यूजन ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 हीलियम एटम ड्यूरिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है सन के द्वारा रिलीज़ होती है। तो ये आप पढ़ लेना। अब देखो, 6 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे मतलब 6 प्लैनेट्स है, टोटल हमने 8 प्लैनेट्स देखा, है ना? बट उसमें से जो 6 प्लैनेट्स है, 6 प्लैनेट्स है, वो ऐसे प्लैनेट्स है जो सन के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब वेस्ट टू ईस्ट, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, तो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, इस डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है? ऐसे 6 प्लैनेट्स हैं। बट ऐसे 2 प्लैनेट्स हैं जो इस डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है? यानी कि ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं सिर्फ। कौन-कौन से हैं वो? यूरेनस एंड वीनस। बाकी बाकी बचे हुए वो वेस्ट टू ईस्ट ही घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं, और यूरेनस और वीनस ही है ऐसे जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, दैट इज़ ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है? और अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। और टाइम लाइट टेक्स टू ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ। ओके, जो टाइम लाइट है, सन से अर्थ ट्रैवल करने में कितना मिनट लगता है? मतलब लाइट को ट्रैवल करने में, टाइम लाइट नहीं सॉरी, लाइट को ट्रैवल करने में सन से अर्थ तक कितना टाइम लगता है? 8.311 मिनट्स लगते हैं। ये सब ऐसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सुन लो, देख लो। चलो, प्लैनेट्स पे आ जाते हैं। पहला है हमारा मर्क्यूरी, ठीक है? तो सबसे पहली बात कि सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, और ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है। 88 डेज़ लेता है एक चक्कर लगाने के लिए, एक रेवोल्यूशन लेने में। यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर और सैटेलाइट नहीं है, ठीक है? माय वेरी। अब आ जाता है वीनस के बारे में। वीनस को अर्थ का जुड़वा भाई भी कहा जाता है। भाई या बहन, बस अर्थ का जुड़वा है, ठीक है? क्यों है जुड़वा? क्योंकि जो वीनस का शेप और साइज़ है ना, वो काफ़ी हद तक अर्थ के जैसा ही है, अर्थ के सिमिलर है, इसी वजह से। समझ में आ गया? तो वीनस की खासियत क्या है कि अर्थ का जुड़वा है, ट्विन है, और ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में है, इसीलिए ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, वो CO2 के बढ़ने की वजह से है? आपको क्या लगता है? पता करके, कमेंट करके आपकी क्या राय है, या आपने क्या सोचा इस बारे में, क्या ऐसा है? तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? वीनस 225 डेज़ लेता है। अब देखो, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि आपको हर एक प्लैनेट का नंबर ऑफ़ डेज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट है जो वो आपको याद करने की ज़रूरत है, जो आप पता होना चाहिए बस, बाकी पहला और आखिरी कर लो, और अर्थ का तो आपको पता ही है, उतना इनफ है। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 22-25 डेज़ है, और हाईएस्ट इंक्लिनेशन यानी कि सबसे ज़्यादा झुका हुआ कौन-सा है? देखो, अब आपको ऐसे ऐसे नोट्स कहाँ मिलेंगे? जहाँ आपको समझना है, मैंने ब्रैकेट में आपको व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी लिख दिया है, ठीक है? तो येस, आप यहाँ तक अभी भी अगर सुन रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपको ये हेल्पफुल लग रहा है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो यार, वीडियो पे जो है लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? अपने कैसे भी कमेंट हो, चाहे वो फीडबैक हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव, तो मैं नहीं प्रेफ़र करूँगी, क्योंकि ये मुझे डिमोटिवेट करेगा। बट येस, अगर कोई दिक्कत है, गलती है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसका भी तरीका है बोलने का, तो वो आप वैसे ज़रूर बताइएगा। हाईएस्ट इंक्लिनेशन वाला प्लैनेट कौन है? वीनस है। यानी कि सबसे ज़्यादा झुका हुआ कौन-सा प्लैनेट है? वीनस। कोई सैटेलाइट नहीं है। वीनस को हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ हमारा 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि 71% वाटर है, और ये ऐसा ही प्लैनेट है एक, जहाँ पर लाइफ है, एग्ज़िस्ट कर पाती है। ये डेंसेस्ट फॉरेस्ट है, इसकी फॉरेस्ट बोल रही हूँ, सॉरी, डेंसेस्ट प्लैनेट है, डेंसिटी आप देख लो। यहाँ पे एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज़ मून। मार्स की बात कर लेते हैं। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये रेड दिखता है। और मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट है, फोबोस एंड डीमोस, और ये अर्थ के साइज़ का आधा है, ठीक है? और इसका जो डेज़ है ऑलमोस्ट अर्थ के जैसा ही है, सेम लेंथ का।
अर्थ जितना टिल्टेड है, मार्स भी उतना ही टिल्टेड है ऑलमोस्ट। जुपिटर की बात कर लेते हैं। जुपिटर हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है और ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रोटेशन टाइम इसका जुपिटर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा फास्टली रोटेट करता है। रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ, रोटेशन की बात कर रही हूँ। कितना, 9.8 आवर्स, ठीक है। और इसके पास 79 नेचुरल सैटेलाइट्स है। और जो जेनीमाइड है ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम में, जो कि जुपिटर के पास है। सैटर्न की बात कर लेते हैं, ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं इसके पास, ठीक है, ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं, इसलिए सैटर्न में रिंग्स दिखते हैं। बाकी जो लास्ट के सारे उनमें भी रिंग्स होते हैं, बट सैटर्न के जितना नहीं दिखता है शायद से, है ना। तो ये आइस से बनता है एंड आइस कवर्ड डस्ट पार्टिकल से। 82 सैटेलाइट्स है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किसके पास है? सैटर्न के पास है। फिर आई थिंक जुपिटर के पास होगा क्योंकि 79 है उसके बाद, है ना। तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट कौन से प्लैनेट के पास है अगर पूछ लिया तो क्या बोलोगे? सैटर्न। 82 सैटेलाइट्स। अगर अभी कुछ चेंज हुआ है तो वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बता दूँगी। मेरे ख्याल से कुछ नंबर्स ना चेंज हुए हैं, जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है वो थोड़ा सा अलग है, तो वो नंबर चेंज हुआ है, वो आपको मैं बता दूँगी, कमेंट में पिन कर दूँगी, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो। और बाकी यूरेनस की बात करें तो ये हमने देखा कि यूरेनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। और क्योंकि अभी हमने देखा था कि यूरेनस और वीनस क्लॉकवाइज करता है। जस्ट अ मिनट। हाँ, ये जो है ना एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि हमने जो ऊपर पढ़ा था वो सही पढ़ा था, है ना। क्लॉक ऐसे चलती है ना, हाँ, तो ये और ये है, तो यानी कि ये क्लॉकवाइज है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है, तो यानी ईस्ट टू वेस्ट अगर जा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो वो क्लॉकवाइज है। और अगर वेस्ट टू ईस्ट कर रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा देख लेना, ये वो ये गड़बड़, ये क्लॉकवाइज है। यूरेनस हाईली टिल्टेड है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टिल्टेड कौन सा है, तो आप जो है फोकस प्रायोरिटी किसको दोगे? फर्स्ट प्रायोरिटी यूरेनस को दोगे। उसके बाद किसको दोगे? हमने आगे पढ़ा था, वीनस को सबसे ज़्यादा झुका हुआ है। हाँ, तो अभी हमने वो भी पढ़ा था, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे? यूरेनस को दोगे, ठीक है। ये ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है, इसी वजह से हम ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मीथेन एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ग्रीन ज़्यादा दिखता है, ग्रीनिश ब्लू। 27 सैटेलाइट्स है। नेपच्यून की बात करते हैं, ये सबसे स्लोएस्ट एवोल्यूशन लेता है क्योंकि सबसे दूर है ना। कोल्डेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, 14 नेचुरल प्लैनेट है। और ट्राइटन जो है नेपच्यून में सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट है, इसको आप सेकेंड प्रायोरिटी दोगे, और ये ग्रीनिश स्टार कलर का दिखता है। चलो, अब हम बात कर लेते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले पार्ट में बताया था, तो इसलिए हर पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ना कुछ आपको छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे मैंने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर याद करने का तरीका बताया था, है ना। और ये भी चीज़ ध्यान रखना कि हर पार्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है आगे, स्पेशली यहाँ पर तो अभी नहीं ज़्यादा चांसेस है, बट आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे कई चीज़ें रिपीट होंगी, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप पहले की चीज़ें भूल जाओगे जो पढ़ा है। साथ साथ कुछ चीज़ें रिपीट होती रहेंगी बार बार, कि आपको वो दिमाग में बंध जाएगा वो अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ठीक है। तो चलो, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं, मैं अपना तरीका मैं बता देती हूँ, कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस ये है कि अब मुझे इसी से याद हो गया। थैंक यू सो मच टीई, थैंक यू सो मच टीई, ठीक है। तो मैंने ये तरीका से याद किया था। कैसे? थैंक यू, आई वांट मोर, मोटा, थैंक यू सो मच। किसको हम थैंक यू सो मच बोल रहे हैं? टीई को, टीई, ठीक है। तो टी से हो जाएगा आपका, टी से हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। एस से हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, एम से हो जाएगा मेजोस्फेयर, टी से हो जाएगा थर्मोस्फेयर, और ई से हो जाएगा एक्सोस्फेयर। क्लियर है? चलिए, तो ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देख लेना, और इसका मैंने एआई इमेज से भी जनरेट किया शॉर्ट्स, तो आप वो भी देख सकते हो। तो देखो, सबसे अर्थ के सबसे पास कौन सा है, तो वो है हमारा ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पे वेदर फेनोमेनन देखने को मिलेगा, जितने भी वेदर से रिलेटेड फेनोमेनन है वो सब ट्रोपोस्फेयर में ही आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पर ओजोन लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आता है मेजोस्फेयर, थैंक यू सो मच। तो मेजोस्फेयर, यहाँ पे मिटियोर्स, तारा, टूटता तारा आपको मेजोस्फेयर में देखने को मिलेगा। और ये तो ईजी है याद करना, एम से मेजोस्फेयर, एम से मीटियोर्स, तो ये मेजोस्फेयर में होगा, ठीक है। थर्मोस्फेयर, यहाँ पर सैटेलाइट्स देखने को मिलती है, रेडियो ट्रांसमिशन यहीं आपको देखने को मिलेगा। और एक्सोस्फेयर में स्पेसशिप है, थिन एयर है, और हाँ थिन एयर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आयनोस्फेयर भी आपको जो है यहाँ पर ही, इसके नीचे आप आयनोस्फेयर भी बोल सकते हो, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट पता होना चाहिए कि इसके नीचे जो है
वो आइनोस्फेयर भी होता है, कुछ आइनोस्फेयर करके यहाँ पे आयंस देखने को मिलेंगी, ठीक है, O2H2 O2H2 ये सारी चीज़ें। चलो, एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने इमेज के थ्रू दिखाया था, है ना, पार्ट 1 में, तो इसलिए कह रही हूँ पार्ट 1 हर पार्ट देखना, वो बार बार चीज़ें रिपीट होंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा आपकी मेमोरी में रहेगी वो। तो एस्ट्रॉइड मैंने फोटो के साथ दिखाया था, फिर से दिखा देती हूँ। तो ये जो है कहाँ फाउंड होता है, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स फॉर्म पाया जाता है, मोस्टली फाउंड मोस्टली बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और अगर पूछ लिया जाए लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड कौन सा है, तो सेरिस, है ना, सेरिस है। और हमने ये भी देखा था कि जो सेरिस है वो डॉर्फ प्लैनेट में से भी एक आता है ना, अभी हमने पढ़ा था। मून की बात कर ले तो मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, और बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ स्केप वेलोसिटी, मून की स्केप वेलोसिटी आप देख लो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ की स्केप वेलोसिटी ये है, आई डोंट थिंक सो ये इतना इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ मून जो है वो ये देख लेना कि जो मून का साइज़ है वो अर्थ का 1/4 है, मतलब अर्थ का 1/4 करोगे तब वो मून का साइज़ निकलेगा। और जो ग्रेविटी ऑफ मून है वो 1/6 ऑफ द मून है। और अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, और अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस भी मैंने बताया था 150 मिलियन समथिंग कुछ था ना, तो वो भी ध्यान रखना, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ बिकॉज टाइम टेकन बाय द मून टू मूव अराउंड द सन एंड टू कंप्लीट वन स्पिन इज सेम। तो ये कह रहा है कि जो मून के द्वारा अर्थ के अराउंड मूव करने में जो मून के द्वारा टाइम लगता है और एक स्पिन लगाने में, दोनों ही सेम है। मतलब टाइम टेकन बाय द मून टू मूव अराउंड द अर्थ, ठीक है, जितना टाइम अर्थ के अराउंड मूव करने में लगता है, ठीक है, और जितना टाइम एक स्पिन कंप्लीट करने में लगता है। देखो मैं स्पिन और रेवोल्यूशन अलग है ना, रोटेशन और रेवोल्यूशन आपको पता होगा, नहीं पता तो एक बार देख लो। ये मैंने ना ये देखो ये वाला जो चैप्टर है सोलर सिस्टम वाला, मैंने बहुत ही डिटेल में क्लास 6 की बुक का 2-3 पार्ट्स में पढ़ाया, वो अगर आप पढ़ लोगे ना आपका ये बेसिक बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो एक बार आप प्लेलिस्ट में देखना, वहाँ पे ज्योग्राफी का चैप्टर है इस पे 6 क्लास का, बहुत ही डिटेल में बहुत ही मस्त तरीके से एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया है, तो वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। आई बटन में मैं डालने की कोशिश करूँगी, बाकी नहीं भी तो आप देख लेना, वो बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे समझाया ये सारे कॉन्सेप्ट्स। तो रेवोल्यूशन मतलब कि आप ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हो, है ना। रोटेशन मतलब कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। आपने देखा होगा प्लैनेट्स रोटेट करते हुए लगाते हैं, है ना। तो जितना टाइम रोटेशन में मून लगाता है उतना ही टाइम में वो अर्थ का भी चक्कर लगा लेता है। दोनों टाइम सेम है, इसलिए हमेशा मून का एक ही साइड विजिबल होता है अर्थ से, ये बात ध्यान रखना। अब देखो अर्थ का रोटेशन हमसे पूछ लिया जाए तो हमने तो यार देखा ही है, सारे प्लैनेट्स का जो 6 प्लैनेट्स है उन सभी का 8 में से जो सारे प्लैनेट्स का सिर्फ 2 प्लैनेट्स को छोड़ के, यूरेनस और वीनस, है ना, इन दोनों को छोड़ करके, आई गेस वीनस ही है, इन दोनों को छोड़ करके, हाँ, बाकी सारे प्लैनेट्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में करते हैं। तो अगर रोटेशन ऑफ अर्थ भी पूछ लिया तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होगा। हाँ, रोटेशन मतलब कि अपने एक्सिस में रोटेट करना, घूमना। ओके, अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीज़ें ना ये जो ऐसे मैंने शॉर्ट में ऐसे लिखा है, बट आपको अगर बेसिक ये क्लियर नहीं है, इसमें बहुत दिक्कत आती है इस तरह के कॉन्सेप्ट में, लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, रोटेशन, रिवोल्यूशन, इस जो चैप्टर है सोलर सिस्टम का, ये बहुत अच्छे से, सोलर सिस्टम का नहीं बोलेंगे इसको हम, आई डोंट नो चैप्टर का नाम है कुछ, तो वो देख लेना। सोलर सिस्टम अलग पार्ट है। ये जो रोटेशन रेवोल्यूशन वाला ये सारी चीज़ें हैं ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये सब, तो ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। एनसीईआरटी का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। चलिए, तो ये देखो ये जो हमारा ग्लोब है, तो ये हमारा आर्कटिक सर्कल ये ऊपर वाला है, ठीक है, और ये वाला आर्कटिक है, और ये वाला कौन सा है, ये वाला है हमारा अंटार्कटिक सर्कल। देखो दिख रहा है, ये आर्कटिक सर्कल है, ये अंटार्कटिक सर्कल है, एक बार देख लो, रिवीजन हो जाएगा। तो ये जो बीच से लाइन जा रही है 0 डिग्री होता है, ये हमारा लार्जेस्ट लैटिट्यूड है। लार्जेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है, इक्वेटर, क्लियर है। तो इक्वेटर ये रहा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाला ये रहा, नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। और आप डिग्री देख लो, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा, सेम है 23 डिग्री साउथ अगर है तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। तो यस, आई थिंक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसको बोलते हैं हम, है ना।
इसको बोलते हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर इस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं। जो इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्दर्न, इक्वेटर से नीचे वाला पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर। साउथ पोल क्लियर है, नॉर्थ पोल क्लियर है। यस, आर्कटिक सर्कल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस फिगर के थ्रू आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न का नंबर याद होना चाहिए, ये नंबर जो है, ठीक है। और आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल का भी नंबर याद होना चाहिए। 66 हाफ डिग्री, जो 66 डिग्री हाफ मिनट करके कुछ होता है ना, 66 हाफ डिग्री नॉर्थ में, 66 हाफ डिग्री साउथ है, तो अंटार्कटिक सर्कल है वो, ठीक है। अब टोटल ये भी बात ध्यान रख लो, लार्जेस्ट लैटिट्यूड कौन सा इक्वेटर है, टोटल कितने लैटिट्यूड्स है, 181 लैटिट्यूड्स है। और जो लॉन्गिट्यूड है वो देखो ये है, लॉन्गिट्यूड है, ये ऐसे लंबे लंबे लाइन से है ना। तो इसके केस में अगर ये, इसको हम क्या बोलते हैं, जो बीच वाला है, जैसे लैटिट्यूड में लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड हमारा इक्वेटर है, वैसे लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है, ये जो बीच से डिवाइड कर रहा है ये है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये भी 0 डिग्री होता है। तो इसके इस तरफ वाला जो है ये हमारा हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और प्राइम मेरिडियन के इस तरफ वाला जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, आपको ये पता होना चाहिए। और दे आर सेमी सर्कल्स, इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता है, जो ये है ना। ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप वो देख सकते हो वीडियो में, एनसीईआरटी का मैंने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में होगा। 360 लॉन्गिट्यूड आर देयर। प्राइम मेरिडियन जो है वो 8 कंट्रीज से पास होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मेरिडियन जो है वो 8 कंट्रीज से पास होता है, और 3 कॉन्टिनेंट से, और 6 वाटर बॉडीज से। कौन कौन से हैं, सी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। वाटर बॉडीज आर्कटिक, ये आप देख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंट्रीज पता होने चाहिए, 8 नंबर जो है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट, ये सारे एग्जाम्स के लिए ना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अभी जो एस्पिरेंट्स हैं एच टेट, यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो, जिसके थ्रू इक्वेटर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं पास होती है, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो वो है हमारा अफ्रीका, वो है हमारा अफ्रीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इक्वेटर क्या करता है बेसिकली, पूरे साल को दिन और रात में इक्वली डिवाइड कर देता है इक्वेटर। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो पैसिफिक ओशन के थ्रू पास होता है, पैसिफिक ओशन के थ्रू पास होता है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये 1884 में बना था। बैक साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन जो है ना, प्राइम मेरिडियन देखा आपने, उसका जो इसी के जस्ट पीछे वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं ना इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इक्विनॉक्स डेज, इक्विनॉक्स डेज क्या होता है, जब हमारा जो सन है वो वर्टिकली अबव इक्वेटर होता है। सन जो है जब वर्टिकली इक्वेटर के ऊपर होता है उसको हम इक्विनॉक्स डेज बोलते हैं। ये आपको 21 मार्च समर में देखने को मिलेगा, और एक 23 सितंबर विंटर में देखने को मिलेगा, ठीक है। इस केस में इक्विनॉक्स डेज में क्या होता है कि दिन और रात जो है ऑल ओवर द कंट्री सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते हैं। और ये साल में 2 बार होते हैं इक्विनॉक्स डेज, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो टाइड्स वाला कॉन्सेप्ट है ये हम अब अगले वीडियो से करते हैं। टाइड है ना, टाइड है, और फिर आगे ये मैंटल वगैरह कोड देखो, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, तो आपका रिवीजन होगा स्टेट के बारे में। ये एच टेट के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो और अदर एग्जाम्स के लिए भी। तो ये हम पार्ट 2 में करेंगे, और इसके आगे का पीडीएफ भी है, ऐसा नहीं कि 25 ही है, और पीडीएफ बनाना है तो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करो, और कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। कुछ भी करो, आप इमोजी तक भेजो चलेगा, बट कुछ ना कुछ करो ताकि मुझे लगे कि हाँ लोग एंगेज कर रहे हैं वीडियो के साथ, एंड तक देख रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन पार्ट 3। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।